2.5 नो लोड कंडीशंस। हम ट्रांसफार्मर में ये एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं कि नो लोड कंडीशंस। तो नो लोड कंडीशंस का क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड, द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड and there is no load across the secondary. However, the source has been connected across the primary but the secondary is open circuited. ठीक है, इसका ये मतलब है, ये ओपन सर्किट टेस्ट भी से कहते हैं। ये ओपन सर्किट टेस्ट आप लोग लैब में भी परफॉर्म करेंगे कि ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड। यहां पर मैं बता देता हूं कि ये आपके पास डायग्राम है फिगर 2.4। आपके पास सोर्स है, द सोर्स हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर को लगी हुई है, ठीक है, और ये प्राइमरी साइड पे है, ठीक है जी। अज्यूम करें कि यहाँ पे कोर है, ठीक है जी, ये कोर है यहाँ पे और ये प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है। हाउ एवर देयर इज नो लोड अक्रॉस सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। तो जब सेकेंडरी ओपन सर्किटेड होगी द क्वेश्चन कम्स हियर कि क्या फिनोमेना होगा उस वक्त ट्रांसफार्मर में। नंबर 1, अच्छा उस वक्त लॉसेस क्या होंगे जब ओपन सर्किट होगा, करंट्स का क्या बिहेवियर होगा जब ओपन सर्किटेड होगा, और फिर उसके आप फेजर डायग्राम्स और उसकी जो एनालिसिस है थ्रू वेक्टर मेथड आप कैसे करेंगे, ये हमारे क्वेश्चंस हैं व्हेन ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। याद रखिएगा जब ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड इट मींस दैट देयर इज नो लोड अक्रॉस द सेकेंडरी, ठीक है। और वैसे भी आमतौर पे हम लोड को नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि ऐसा करंट फ्लोइंग इन द अक्रॉस द लोड साइड। लोड को कहते हैं भाई लोड ज्यादा है, हम कहते हैं यार करंट ज्यादा है, ड्रॉ कर रहा है, लोड करंट ड्रॉ कर रहा है। लोड कम है, एक आम जुबान में हम बोलते हैं, तो कहते हैं भाई करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर इज स्मॉल, ठीक हो गया। अब जब ट्रांसफार्मर के अक्रॉस सेकेंडरी में लोड नहीं है, इसका मतलब है लोड नहीं है तो ओपन सर्किटेड हुआ, ओपन सर्किट हुआ तो सेकेंडरी में करंट की डिमांड नहीं हुई, ठीक हो गया। ये बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात यह है कि सोर्स हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ प्राइमरी, ठीक है जी। प्राइमरी के साथ सोर्स कनेक्टेड है, तब सोर्स कनेक्टेड है द इलेक्ट्रिकल और द मैग्नेटिक सर्किट इज कंप्लीट, ठीक हो गया। सो द करंट विल फ्लो अक्रॉस द प्राइमरी साइड, हाउएवर देयर इज नो करंट अक्रॉस द सेकेंडरी साइड, द वैल्यू ऑफ IS इज 0 और ILS लो साइड पे करंट क्या होगा, 0 होगा। द ओनली करंट फ्लो इन द प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी करंट क्या कहेंगे, IP की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, IP की वैल्यू हाई होती अगर यहां पे सेकेंडरी पे लोड होता, लेकिन चूंकि सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड देयर इज नो लोड अक्रॉस दी सेकेंडरी, तो क्या होगा, IP पे स्मॉल करंट फ्लो होगा, प्राइमरी साइड पे स्मॉल करंट फ्लो होगा। दैट वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट केस, दैट वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ओपन सर्किटेड कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्साइटिंग करंट। तो हमारे पास एक्साइटिंग करंट फ्लो होता है, दिस नो लोड करंट, जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस नो लोड करंट इज कॉल्ड एज द एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट क्यों कहते हैं, इसे एक्साइटिंग करंट इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ी सी वैल्यू होती है करंट की जो सिर्फ और सिर्फ कोर को एक्साइट कर देती है, ठीक, एनर्जाइज कर देती है, मैग्नेटाइजेशन के लिए उसके अंदर एक्साइटेशन पैदा करती है, उसे हम कहते हैं जी नो लोड करंट। नो लोड करंट को डिनोट करते हैं I0 से। इसको IP लिखना गलत नहीं है, लेकिन IP की स्मॉल वैल्यू है, IP की स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इसे लिखते हैं I0 ताकि डिफरेंशिएट हो सके फुल IP से और IS से। सो दिस इज I0 फ्लोइंग अक्रॉस द प्राइमरी साइड, इट इज कॉल्ड एज द एक्साइटिंग करंट। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एज अ नो लोड करंट, दोनों बात ठीक है। और I0 ओपन सर्किटेड करंट, बिल्कुल ये भी लफ्ज ठीक है क्योंकि उधर से ओपन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही फ्लो हो रहा है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किटेड केस में ये IOC या ओपन सर्किट करंट या I0 या I नो लोड करंट, 3 नाम इसके हो गए, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है जब ये प्राइमरी में फ्लो करता है, इसकी वैल्यू वेरी करती है बिटवीन 1 to 2% ऑफ द रेटेड करंट इन लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स। फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर अगर एक करंट मैक्सिमम कैपेसिटी लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स की, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, 100 एम्पियर है, ठीक है जी, 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर का 0.1 आप निकाल लें, 1% निकाल लें तो 1 × 10⁻², तो क्या हो जाएगा ऑफ
10 एम्पियर 10 एम्पियर फ्लो करेगा इस पूरी की पूरी कोर में से, बाकी 90 एम्पियर नहीं फ्लो करेगा बिकॉज ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड। ठीक है जी। और 6% और वेरी भी करती है, बाद में 6% ऑफ द रेटेड करंट है, बाद में 1 to 2%। तो इट डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन, ट्रांसफार्मर कौन सा है और उसमें क्या उसके डिजाइन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या उसके जो उसकी कोर कितनी कैपेसिटी वाली है, ये सारी की सारी बातें आती हैं। ठीक हो गया, ये तो बात डिस्कस कर ली। अब ये जो नो लोड करंट है I0, ठीक है, ये कोर में से फ्लो करता है। अब कोर के भी 2 कंपोनेंट्स है, इस बात को याद रखिएगा। कोर कितने कंपोनेंट्स है? 2 कंपोनेंट्स है। क्यों? जो कोर की जो हमने ये डिस्कस किए पीछे, हम आपको दोबारा देख लेते हैं। ये देखें जरा, इस साइड पे हम देखते हैं। ये अगर डायग्राम अगर मैं कहूं कि ये ओपन सर्किट टेस्ट की है तो बिल्कुल सही है। वाई? बिकॉज इट इज ओपन सर्किटेड। ये देख लें आप, ये ओपन सर्किटेड है, और सिंपल कर ले तो इसको हटा दें, यहाँ पे ओपन कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेकेंडरी में करंट क्या फ्लो हो रहा है? 0। अच्छा, ES हो रही है, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रॉस सेकेंडरी भी हो रही है। अच्छा, प्राइमरी क्रॉस रिड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वाई? बिकॉज प्राइमरी का सर्किट कंप्लीट है। अब ये आप देख लें, इस बंदे ने भी, ऑथर ने भी इसको ये लिखा है IP इज इक्वल टू I0। वाई? ओपन सर्किटेड है, तो स्मॉल करंट फ्लो होता है, इट इज कॉल्ड एक्साइटिंग करंट। दैट एक्साइटिंग करंट इज सफिशिएंट टू एक्साइट द कोर। ये कोर है आपके पास, पूरी की पूरी कोर, इसमें से म्यूचुअल फ्लक्स फ्लो होता है, इतना फ्लो हो जाता है जिससे कोर की मैग्नेटाइजेशन या एक्साइटेशन हो जाती है। तो कितनी परसेंट वेरी है? 1%, 2% या 6% ऑफ द रेटेड करंट। ठीक हो गया, ये बात तो हो गई। अब 2 चीजें हैं कोर के अंदर, एक होगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है जी, एक होगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है इसका, और दूसरा हमारे पास होता है कोर लॉस कंपोनेंट। ठीक है जी। ये जो कोर लॉस कंपोनेंट है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस के साथ डील करता है, ठीक है जी, ऑफ दी कोर, रेजिस्टेंस ऑफ दी कोर। और दूसरा हमारे पास होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, जो डील करता है रिएक्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग्स, रिएक्टेंस, क्योंकि इस रिएक्टेंस की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है और ये म्यूचुअल फ्लक्स सारा का सारा इसी में फ्लो होता है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का ताल्लुक किससे हुआ? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का ताल्लुक हुआ JXM, यानी कि रिएक्टेंस के साथ हुआ, जो कोर की रिएक्टेंस है वाइंडिंग्स की, इसके साथ ताल्लुक हुआ, ठीक है, प्राइमरी कंपोनेंट की। और दूसरा हुआ कोर लॉस रेजिस्टेंस, इसका ताल्लुक रेजिस्टेंस ऑफ दी कोर और द रेजिस्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग्स के साथ हमारे पास साथ इसका ताल्लुक हुआ। ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे डायग्राम हमारे पास आ गई, तो ये क्लैरिटी के लिए हमारे पास शो हो गई, तो आपको बता दिया ये ओपन सर्किट डायग्राम, ओपन सर्किट केस की ये डायग्राम है। ओपन सर्किट ओपन हुआ है, नो ग्रोथ, सारा का सारा स्मॉल करंट फ्लो करेगा, I0 वो इतना होगा जो कोर को एक्साइट करेगा। ठीक है, दोबारा वापस आते हैं। अच्छा जी, अब बजाय इसके कि वो डायग्राम बनाएं, हम एक स्मॉल डायग्राम बनाते हैं जो पूरे के पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करे। वो हमने ये डायग्राम बना ली 2.4a। कोर की एक रेजिस्टेंस कंपोनेंट है जिसे कहते हैं कोर लॉस कंपोनेंट, जहां पर लॉस होता है, ठीक है जी, उसे हम डिनोट करते हैं RFE। RFE क्यों डिनोट किया? बिकॉज ऑफ द कोर लॉस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे एडी करंट का लॉस होता है, E फॉर एडी करंट लॉसेस, और एडी करंट का लॉसेस होता है, तो इस वजह से हम इसको RFE कहते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास कोर जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए काम देता है और φm प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं JXM। ये रिएक्टेंस जो होती है कोर की, जिसके ऊपर वाइंडिंग्स चढ़ी होती हैं, तो वाइंडिंग्स की रिएक्टेंस होती है अपनी, वाइंडिंग्स की अपनी रेजिस्टेंस होती है R, वाइंडिंग्स की अपनी रिएक्टेंस होती है X। तो ये XM इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट JXM। इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटिंग करंट I0 is further distributed into 2 currents। ठीक है जी, one component of the current flows through the core loss component, ठीक है, and one component of the current flows through the magnetizing component। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो करंट जो गुजरेगा कोर लॉस रेजिस्टेंस में से, RFE में से, उसे हम कहते हैं कोर लॉस करंट, उसे कहेंगे IFE। ठीक हो गया, ये आपके पास एक कंपोनेंट हो गया करंट का, IFE। दूसरा कंपोनेंट जो फ्लो करता है हमारे पास रिएक्टेंस से, JXM से, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको डिनोट करते हैं IM से।
इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम वेक्टर सम हुआ है, ये देख ले 2 4 में कि आई नॉट इज द सम ऑफ आई एफ ई प्लस आई एम। ठीक है, ये क्लियर हो गया, दोनों का सम है। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एफ ई एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एम। तो अब ये देख लें, ये पैरेलल सर्किट बना हुआ है आपके पास, द वोल्टेज अक्रॉस अ पैरेलल सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, सो आई एफ ई क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज वी टी बाई आर एफ ई, एंड व्हाट इज आई एम हियर, आई एम इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई जे एक्स एम। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये वैल्यूज यहां से आप निकाल लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में से। ठीक है, और हम दूसरी बात ये देखते हैं कि इसकी वेक्टर प्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है जी, अब जरा गौर से देखें, द वोल्टेज इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्रॉस हमने वोल्टेज का वेक्टर ड्रॉ किया है, दैट इज वीटी। ठीक है, अब वीटी ड्रॉ किया है, अब हमारे पास एक कंपोनेंट है आई एफ ई, बिकॉज द आई एफ ई इज अ रेजिस्टिव कंपोनेंट। ठीक है, रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट। ठीक है, करंट रेजिस्टेंस का कंपोनेंट है, करंट का कंपोनेंट है जो रेजिस्टिव पार्ट से गुजरता है आई एफ ई। तो रेजिस्टिव में क्या होता है, पावर फैक्टर 0 होता है। तो पावर फैक्टर 0 इसलिए होता है कि करंट और वोल्टेज ये दोनों आपस में क्या होती है, इन फेज होती हैं। जब ये इन फेज होंगे तो ये वोल्टेज अक्रॉस एक्स एक्सिस बना हुआ है, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो आई एफ ई का स्मॉल वेक्टर भी बनेगा अक्रॉस दी एक्स एक्सिस, सेम वीडी पे एक्सिस पे बनेगा, इस वजह से ये आई एफ ई होता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है आई एम, और आई एम इंडक्टिव कंपोनेंट है बिकॉज रिएक्टेंस के साथ डील करता है। तो इंडक्टिव करंट में हमने पढ़ा है कि द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वोल्टेज पहले बनी है, करंट बाद में पैदा होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट है और वोल्टेज क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आई एम बाद में पैदा हुआ, तो इनके दरमियान का जो एंगल आपस में क्या होगा, दैट इज 90 डिग्रीज। तो आई एम 90 डिग्री लैग करेगा वीटी से। ठीक है, आई एफ ई रेजिस्टिव कंपोनेंट है, पावर फैक्टर होता ही इसका 0 है, तो उसमें लीड लैग होता ही नहीं है, वो इन फेज होगा वीटी के। ये तो क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री का डिले आएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और आई एम ये वेक्टर है, आई एफ ई ये वेक्टर है, इन दोनों का आपस में जो रिजल्टेंट है दैट इज आई नॉट। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई नॉट इज इक्वल टू आई एफ ई प्लस आई एम, और ये आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, थीटा आई। करंट का क्या एंगल बन रहा है, थीटा आई। सो आई नॉट, सो थीटा आई इज द एंगल मेड बाय आई एफ ई विद आई नॉट। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, आई नॉट। ठीक है जी, ये हमारे पास आई नॉट आ गया। अब इसको फर्दर हम अगर इसको साइन और कोसाइन, साइन कोसाइन या टैन, आप तीनों कंपोनेंट्स में इसको वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा आई एक वैल्यू आ जाएगी, कोसाइन ऑफ थीटा आई दूसरी वैल्यू आ जाएगी, टैन ऑफ थीटा आई तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक कंपोनेंट अगर पता हो, रिजल्टेंट का पता हो, और आई एफ ई का पता हो, तो आप कंपोनेंट से आई एम निकाल लेंगे, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है जी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट से आप साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, ये सारे के सारे आप इससे निकाल लेंगे। सो दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ दी नो लोड कंडीशंस। मैं यहाँ पे एग्जांपल को रोकता हूँ, एग्जांपल हम कोशिश करेंगे, अगर क्लास होती है तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कैसे चलती हैं, प्रिवेल करती हैं। यहाँ पे मेरे को फिलहाल नहीं समझाता, कोशिश करता हूँ कि हम क्लास के अंदर आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो अदरवाइज तो मुझे कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं रोकता हूँ, ये मुझे याद करा दीजिएगा। यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। नो लोड ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड। ठीक है, नो लोड। एम्पेयर टर्न्स, एम्पेयर टर्न्स क्या मतलब, एफ इज इक्वल टू एन आई, नो लोड एम्पेयर टर्न्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी, अब आपने ये इक्वेशन देखी है 2 4, ये देखें पीछे दोबारा देख लेते हैं 2 4 इक्वेशन, ये 2 4 है, नो लोड करंट है ना, आई नॉट इज इक्वल टू आई एफ ई प्लस आई एम। तो मल्टीप्लाई the whole equation 2 4 by number of turns of the primary। गलत तो नहीं है, दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, np i नॉट np ife np im। गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, उसकी वजह भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज np आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड EMF एंड मैग्नेटाइजेशन इनसाइड द कोर। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्योंकि सेकेंडरी वाज ओपन सर्किटेड सो एनपी वाज रिस्पॉन्सिबल, सो मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ बाय एनपी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन बन गई 2 5, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, वैल्यू जरूरी बात है, लाजिमी बात है, वेरीज करेंगी, आईएफई की स्मॉल होगी, कुछ वैल्यू आईएम की होगी, लेकिन हम एज अ एनालिसिस इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगली इक्वेशन है 2 6। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, आपको मैंने बताया था कि हम लिख सकते हैं फ्लक्स की एक और डेफिनेशन, phi is equal to F by S. S is the reluctance of core। यहां पे इसने इटैलिक R बताया हुआ, बातें की है, इटैलिक R से लिखें या S से लिखें तो बात एक ही है। सो phi is equal to F by S। तो यहां पे फ्लक्स कौन सा आएगा नो लोड में, F कौन सा होगा, S कौन सा होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कौन सा हुआ, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स phi M। ठीक है, दैट इज इक्वल टू F। F इज इक्वल टू NI। यहां पे N कौन सा होगा, प्राइमरी का NP, NI। I कौन सा होगा मैग्नेटाइजिंग के लिए, तो कौन सा कंपोनेंट होगा करंट का, वो IM होगा। IFE नहीं हो सकता बिकॉज ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये IM होगा। सो NP IM डिवाइडेड बाय S और R, या R लिखो या S लिखो, बात एक ही है, रिलेक्टेंस ऑफ द कोर, S ऑफ द कोर या R इटैलिक ऑफ द कोर। 2 6 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नो लोड डायग्राम को दोबारा से देखेंगे पीछे जाके, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू KVL इनपुट सप्लाई वोल्टेज VT इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट IPRP प्लस EP। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो IP इज इक्वल टू VT माइनस EP डिवाइडेड बाय RP, ये आप इक्वेशन से निकाल लोगे। एंड IP इज इक्वल टू I नॉट, IP इज इक्वल टू I नॉट, नो लोड करंट आप निकाल लोगे, I नॉट इज इक्वल टू VT माइनस EP डिवाइडेड बाय RP। जो डायग्राम अभी आपने डिस्कस की है, ये VT इज इक्वल टू IPRP। ठीक है जी, IPRP प्लस इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द प्राइमरी। ये इंड्यूस्ड EMF क्या होगी, इसके क्रॉस EP होगी, जो ये है, ये देख ले दोबारा डायग्राम में, ये सॉरी डायग्राम आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये देखें, VT इज इक्वल टू IPRP प्लस इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द प्राइमरी। ठीक है, ये आ गई कंप्लीट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू KVL। इस साइड पे क्या इक्वेशन आ गई, KVL। सो IP इज इक्वल टू I नॉट, सो I नॉट इज इक्वल टू VT माइनस EP डिवाइडेड बाय ये RP। KVL की इक्वेशन है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी KVL KCL पढ़ा हुआ है, तो यहां से आप लोग ये इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो दैट इज IP इज इक्वल टू VT माइनस EP डिवाइडेड बाय RP। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड ये आ गया, ये चीज है ट्रांजिएंट बिहेवियर व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग। इसको हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस को डिस्कस करने से जरा सा पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं जो ट्रांजिएंट बिहेवियर को शो करता है। ट्रांजिएंट बिहेवियर क्या मतलब हुआ, स्विच क्लोज हो रहा है तो क्या बिहेवियर होगा, स्विच ओपन हुआ तो बिहेवियर क्या होगा, और स्विच क्लोज था अब ओपन की तरफ जा रहा है, या स्विच क्लोज था ओपन हो गया, या ओपन था अब क्लोज होने जा रहा है और क्लोज हो गया। तो दिस रिस्पॉन्स बिटवीन दीज टू ओपन एंड क्लोज, जो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने सर्किट 1 सर्किट 2 में, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन होता है, क्लोज होता है, तो बिफोर इट, आफ्टर दैट, जस्ट, ये सारे बिहेवियर और ये सारे कंडीशंस कौन से हैं, दीज आर ट्रांजिएंट कंडीशंस। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये देख लें, हमारे पास ट्रांसफार्मर है दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई, द सेकेंडरी इज कनेक्टेड अक्रॉस स्विच। ये स्विच है आपके पास। ठीक है जी, स्विच लग गया, इसका मतलब है स्विच की मूवमेंट भी होगी। ये है जी डबल, ये आपके पास जो है वो स्विच है ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे, पहले इसका डिस्कस करते हैं कंडीशन के। ओपन था, लेट्स सपोज दैट, दो कंडीशंस डिस्कस करते हैं। ओपन था तो हमने अभी सारा केस डिस्कस किया कि ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड, और ओपन सर्किटेड में नो लोड कंडीशंस होंगी, और नो लोड कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे पास नो लोड कंडीशंस में हमारे पास वो होता है, उन एक्साइटिंग करंट सिर्फ फ्लो करेगा कोर में से। ठीक है, अब इसके साथ एक बात बताना और भूल गए, अभी यहां पे बता देता हूं कि जब नो लोड कंडीशंस होंगे तो सिर्फ I नॉट फ्लो करेगा कोर में से। जब I नॉट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी तो है ही नहीं, लोड ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कोर इन्वॉल्व है और प्राइमरी साइड इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है जो I नॉट होगा एक्साइटिंग करंट, ये कोर को मैग्नेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी अभी 1%, 2% या 6% ऑफ दी रेटेड करंट। तो इस करंट की वजह से कुछ लॉस पैदा होगा, इस करंट की वजह से क्या पैदा होगा, लॉस पैदा होगा। तो हम ये डिस्कस करते हैं
कि वो जो लॉस पैदा होता है ड्यूरिंग द नो लोड कंडीशंस, दैट लॉस इज कॉल्ड एज द कोर लॉस। कोर के अंदर जो नो लोड कंडीशंस की वजह से लॉस पैदा होता है क्या कहते हैं, कोर लॉस। और यह भी हम पीछे भी बताया था, अभी दोबारा रिपीट कर लेता हूं। कोर लॉस के दो कंपोनेंट्स हैं। कोर लॉस के कितने कंपोनेंट्स है भाई, दो। एक को कहते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉस, जो पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, और दूसरे को लॉस को कहते हैं एडी करंट लॉस। कोर लॉस जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो हमने बताया भी है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर विद एप्लीकेशन ऑफ द एसी अप्लाई वोल्टेज। ठीक हो गया जी। हमने पढ़ा है कि कोर के अंदर एडी करंट लॉसेस भी होती हैं। ठीक है जी। ये एडी करंट लॉसेस क्यों पैदा होती हैं, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट्स दैट आर फ्लोइंग अक्रॉस द कोर। कोर के क्रॉस इंड्यूस्ड करंट्स पैदा होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो लॉस पैदा होता है, दैट लॉस इज कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस। वो एडी करंट लॉस हमारे पास जो है वो फ्लो होता है, उस एडी करंट लॉस पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिनेरियो के अंदर व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड, जो भी पीछे अभी हमने डिस्कस किया है, सिर्फ यही कोर लॉस वाहिद है जो पैदा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और इसमें दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एडी करंट का लॉस का कंपोनेंट है और दूसरा हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, हिस्टेरेसिस लॉस। बस ये बात डिस्कस हो गई, ये होगा पैदा होगा। ठीक है। अब दूसरा सिनारियो है ट्रांजिएंट बिहेवियर डिस्कस करते हैं, व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग। अनलोडिंग मैंने बता दिया, अनलोडिंग ओपन सर्किट हो गया, लोडिंग हो गया। लोडिंग का मतलब वो स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच क्लोज हुआ, ये देख लें, जैसे स्विच क्लोज हुआ इसका मतलब है द लोड डिमांडेड करंट फ्रॉम द सेकेंडरी। सेकेंडरी से करंट डिमांड हुआ तो द वैल्यू ऑफ ES स्टार्टेड टू इंक्रीज और द ES वेंट टू इट्स रेटेड वैल्यू। यहां पे ES भी रेटेड वैल्यू पे हुई, ऑटोमेटिकली EP भी हुई, phi m इंक्रीज्ड। ठीक है जी। और इन टर्न द वैल्यू ऑफ IP दैट वाज प्रीवियसली I0 इंक्रीज टू अ न्यू वैल्यू। ठीक हो जी। अब इसको देखना है कि IP इज इक्वल टू I0 कब था, जब नो लोड थे, जब नो लोड था। नाउ IP इज इक्वल टू I0 प्लस IPL। व्हाट इज IPL? IPL is the value of the primary current when transformer is loaded. IPL is the value of secondary current when transformer is loaded. Transformer loaded हो गया, अब जो करंट डिमांड करेगा प्राइमरी से that is IPL. So टोटल करंट क्या हुआ, नो लोड का I0 जो थोड़ा सा फ्लो करता है किस में से, कोर में से, एक्साइटेशन के लिए, प्लस एक्स्ट्रा जो अब पैदा हुआ किसकी वजह से, जब सेकेंडरी क्लोज हुआ, दैट इज IPL. सो टोटल करंट इज इक्वल टू IP इज इक्वल टू I0 प्लस IPL. तो यही फिनोमेना है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है हमारे पास, वही इक्वेशन है, थोड़ी सी रिपीट होगी, सिर्फ फिनोमेना समझाना था। 2/9 आ गई। phi इज इक्वल टू F बाय S था, F में NPIM था डिवाइडेड बाय S ऑफ द कोर। लेकिन यहां पर अब सेकेंडरी लोडेड हो गया है, तो सेकेंडरी लोड हुआ तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी भी काउंट होंगे और सेकेंडरी करंट भी काउंट होगा। तो आपस में से जो फ्लक्स दरमियान में फ्लो करता है phi m वो क्या होगा, वो होगा जी F इज इक्वल टू NPIP या NPIM माइनस NSIS डिवाइडेड बाय S। ये करंट फ्लो कर रहा है टोटल phi m। if the secondary is open circuited, if the transformer is on no load, ये वाला कंपोनेंट NSIS क्या हो जाएगा, 0। सेकेंडरी में से करंट भी फ्लो हो रहा, अदरवाइज NPIM माइनस NSIS डिवाइडेड बाय S और R इटैलिक। ठीक है। अब NPIM is means, what does this mean when transformer is loaded? So ये IM किसके बराबर हो जाएगा, IP के बराबर हो जाएगा। और IP टोटल कितना फ्लो करता है, IP टोटल करता है I0 प्लस IPL। I0 को लिखा है IM, गलत नहीं है, या पिछला IM कंटिन्यू हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि I0 वही करंट है जो मैग्नेटाइज करता है, तो I0 इज इक्वल टू IM। ठीक है। एंड दिस IM इज आल्सो इक्वल टू IP व्हेन ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड। नाउ व्हेन ट्रांसफार्मर इज लोडेड इक्वेशन विल चेंज, माइनस NSIS वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको जरा हम इंक्रीज कर लेते हैं IM को। IM कौन सा हो गया, टोटल IP, और IP का एक कंपोनेंट वो होगा जो मैग्नेटाइज कर रहा है, IM हो गया, प्लस NPIPL। ये देख लें आप, एक I0 हो गया, एक IPL होगा। इस I0 को उसने IM लिखा है, दोबारा कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लिखे ठीक है, ना लिखे तब भी ये ठीक है। सो IM प्लस NPIPL ये पूरा एक कंपोनेंट हो गया, माइनस NSIS डिवाइडेड बाय S ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कोर। अब सेम करंट के साथ हो रहा है इक्वेशन 211 में।
IP is the total current of the primary, that is equal to I naught plus IPL. I naught ये दो कंपोनेंट्स थे, एक IFE प्लस IM. तो देख लें कि IP is equal to I naught plus IPL. ये क्यों I naught, ये कंपोनेंट IFE एंड IM that is producing I naught, ठीक हो गया. Plus IPL is the extra value to primary current that is produced because when the transformer, secondary of the transformer is loaded. तो ये याद रखिएगा, ये है ट्रांजिएंट बिहेवियर. तो ये स्टडी क्यों करते हैं? नो लोड कंडीशंस हम स्टडी करते हैं ट्रांसफार्मर के अननोन पैरामीटर्स निकालने के लिए, ट्रांसफार्मर के. और ये भी स्टडी करते हैं कि देखो बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट हो जाता है, किसी भी फॉल्टी कंडीशंस की वजह से सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट हो गया, तो ट्रांसफार्मर में उस वक्त सारा का सारा लॉस यही कोर लॉस होगा. ठीक हो गया. अब ओपन सर्किट था, फिर इसको दोबारा क्लोज सर्किट कर दिया, तो लोड हैज बीन पुट अक्रॉस द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो क्या होगा जी? द सेकेंडरी करंट विल फ्लो अक्रॉस द लोड साइड. ठीक है जी, ये है दी लोडिंग. अनलोडिंग में ओपन सर्किट, तो ड्यूरिंग व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग दरमियान में दिस अ ट्रांजिएंट बिहेवियर. तो ये चीज थोड़ा सा ट्रांसफार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, दैट इज ट्रांजिएंट बिहेवियर व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग. लोडिंग का मतलब भी समझ गए, अनलोडिंग का भी मैंने आपको समझा दिया, वो पिछले से रिलेट करके आता है. ठीक है. अब इसी के साथ कंटिन्यू करता है 2.7, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स ऑन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रियल ट्रांसफार्मर. ये चीज जरा याद रखनी है. 2.7 मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इफेक्ट ऑफ द लीकेज फ्लक्स ऑन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रियल ट्रांसफार्मर. ठीक है जी. अब यहां पे जरा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं आपको. ये आप देख रहे हैं हमारे पास डायग्राम ट्रांसफार्मर की है. द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर is connected across the supply, AC supply. The primary current is flowing across the primary side. The phi m number of turns of the primary, F is mmf, FP, that is equal to NI. NPIP हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह सेकेंडरी जो है वो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स पैदा होगा, phi m. म्यूचुअल फ्लक्स पैदा होगा. ये म्यूचुअल फ्लक्स क्या करेगा? लिंक करेगा सेकेंडरी के साथ, कट करेगा नंबर ऑफ टर्न्स बिकॉज इट इज अल्टरनेटिंग. तो क्या होगा? हमारे पास सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, ES. ठीक है. और सेकेंडरी के अंदर एमएमएफ पैदा होंगे, FS, NS, IS. ठीक है. और इसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगी सेकेंडरी क्रॉस, इसकी वजह से सेकेंडरी करंट पैदा होगा. और सेकेंडरी करंट किससे गुजरेगा? लोड साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है क्या? अब यहां पे ये भी चीज देखते हैं कि जो आईपी है हमारे पास, प्राइमरी करंट जब ये फ्लो करेगा प्राइमरी साइड से, इट विल प्रोड्यूस प्राइमरी फ्लक्स. ये देख रहे हैं आप, प्राइमरी फ्लक्स जो फ्लो करेगा. ठीक है जी. एंड दैट प्राइमरी फ्लक्स इज द मेजर कंपोनेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूचुअल फ्लक्स. ठीक है. अब प्राइमरी करंट के दो हिस्से, एक वो कंपोनेंट प्राइमरी फ्लक्स का जो यूजफुल काम कर रहा है, जैसे ये म्यूचुअल फ्लक्स पैदा कर रहा है. ठीक है. और एक प्राइमरी कंपोनेंट का वो प्राइमरी फ्लक्स का वो कंपोनेंट जो कि लीक आउट हो रहा है बाहर. ठीक है जी. लीकेज तो होगी, रियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं प्रैक्टिकल. तो ये जो लीकेज फ्लक्स हो रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द लीकेज ऑफ द प्राइमरी. phi LP एक तरफ से हो रहा है, फिर दूसरी तरफ से जो हो रहा है phi LP. ये दोनों क्या है? लीकेज फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी. ठीक है. अब इसी तरह सेकेंडरी के अंदर भी फ्लक्स पैदा हो रहा है, phi S. तो phi S का वो कंपोनेंट जो यूजफुल काम कर रहा है, वो तो हिस्सेदार है इसके अंदर, म्यूचुअल के अंदर. ठीक हो गया. और वो कंपोनेंट जो पैदा हो रहा है उसके अंदर लीक आउट हो रहा है बाहर, उसे कहेंगे लीकेज फ्लक्स. और लीकेज फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi LS. तो ये phi LS आपके पास है. ठीक है. ये दोनों बातें क्लियर हो गई. अब इसको कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 212 एंड 213. phi P is the primary flux. It is equal to the sum of two fluxes. One is the useful flux, phi m mutual flux, magnetizing flux, or the maximum value of the flux. बहुत सारे नाम आ गए. Plus the leakage out, जो लीक आउट होता है, that is phi LP. ठीक है. 212 क्लियर हो गई. अब आता है phi S. phi S किसके बराबर है? phi S is equal to input minus leakage.
इनपुट माइनस लीकेज तो आउटपुट आएगा। तो फाई एस इज इक्वल टू इनपुट क्या आ रहा है फाई को, फाई एस का पीछे से इनपुट क्या बन रहा है, वो प्राइमरी जो पैदा कर रहा है वो फाई एम है, मेरा म्यूचुअल फ्लक्स है, तो म्यूचुअल फ्लक्स इज द इनपुट, ठीक हो गया। माइनस इसमें से जो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, फाई एल एस लॉस हो रहा है, वो निकालेंगे, ठीक है जी, म्यूचुअल में से लॉस निकलेगा, दैट इज इक्वल टू द सेकेंडरी फ्लक्स, ठीक हो गया। एक तरीका 213 को लिखने का ऐसे है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है सेकेंडरी को लिखने का, मतलब इस सर्किट को ही जो मैं एरो से शो कर रहा हूं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि फाई एम इज द इनपुट, दैट इज इक्वल टू द सेकेंडरी फ्लक्स, ये जो फ्लो हो रहा है, प्लस इसके साथ कौन सा हिस्सेदार है, फाई एल एस द लीकेज फ्लक्स। तो फाई एम इज इक्वल टू फाई एस, माइनस यहां से उधर चला जाएगा, तो फाई एम इज इक्वल टू फाई एस प्लस फाई एल एस लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, और फाई एस इज इक्वल टू फाई एम माइनस फाई एल एस। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है जो 213 में लिखा हुआ है कि सेकेंडरी फ्लक्स इसी के बराबर है म्यूचुअल फ्लक्स से माइनस जो होता है लीकेज, दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी फ्लक्स, ठीक है जी। इसमें हमने माइनस किया है बिकॉज फाई एम वाज द इनपुट, फाई एम वाज द इनपुट, ठीक है जी। इसमें माइनस नहीं हो सकता बिकॉज फाई एम इज द कंट्रीब्यूटिंग पार्ट, और फाई पी की वजह से ही फाई एम पैदा होता है और साथ फाई एल एस दोनों पैदा होते हैं एक ही जगह पे, इस वजह से ये प्लस होगा। और यहां से जो यहां पे चूंकि फाई एम सेकेंडरी में इनपुट है, यहां पे इनपुट नहीं था 212 में, 213 में इनपुट है, सो 213 में इनपुट है, तो इनपुट में से लीकेज माइनस होगा तो आपके पास आउटपुट फाई एस आ जाएगा। अब ये तो इसकी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इसका इफेक्ट हमने देख लिया लीकेज पे, ट्रांसफार्मर पे, जितनी क्या इफेक्ट होगा ये चीज इस पैरा में डिस्कस की हुई है ऑथर ने, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, जरा इसको आम अल्फाजों में डिस्कस करते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर की कोर वगैरह डिजाइन ना करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कोर डिजाइनिंग नहीं हुई सही तरीके से और ट्रांसफार्मर में डिजाइन करके हमने मार्केट में ले आए, तो इतनी बड़ी उसके अंदर लॉसेज होंगी, कोर लॉसेज बहुत ज्यादा होंगी, हाई स्ट्रेसेस लॉस होगी, एडी करंट लॉसेज होगी, और सबसे बड़ी बात लीकेज लॉसेज बहुत ज्यादा होंगी। तो इस लीकेज लॉसेज की वजह से क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी को कोर को सप्लाई की थी वो कोर ने सारी की सारी एनर्जी हजम कर ली, खा ली, जिसे हम आम अल्फाज में कहेंगे। और जब आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप होने की बारी आई या आउटपुट में वोल्टेज के इंतजार में बैठे कि यार वोल्टेज स्टेप अप बहुत ज्यादा हो या एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आए, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी 60% पे आ गई फॉर एग्जांपल, या आप कह सकते हैं 55% पे आ गई। ये क्यों हुई, ये इस वजह से तो बैकलॉग पे कुछ प्रॉब्लम है, तो कोर की डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है जी। तो कोर की डिजाइनिंग होगी तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। एक मतलब इसका ये। दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब ये है कि क्या ये लीकेज फ्लक्सेस जो होते हैं ट्रांसफार्मर में, आर दे यूजफुल, क्वेश्चन इज देयर। यस, दे आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। व्हाई, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर अपने फुल रेटेड कंडीशंस पे होता है, फुल रेटेड कंडीशन होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑपरेशन में आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर रेटेड कैपेसिटी थी ट्रांसफार्मर की 100 एम्पियर, कितनी थी 100 एम्पियर, तो शॉर्ट सर्किट में 150 या 170 एम्पियर में जा सकता है, तो वो नंबर 50 से 70 इंक्रीज हो गया। अब इस दौरान लीकेज फ्लक्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस लीकेज फ्लक्स के बढ़ने की वजह से जो कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसको क्या कहता है, उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कंट्रोल करता है। लीकेज ज्यादा हो जाता है और कंडक्टर पे जो करंट फ्लो करता है आउटपुट पे वो इतना नहीं करता जो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 100 से 150 पे चला गया या 170 पे चला गया लीकेज फ्लक्सेस के साथ, तो उसका मतलब हुआ कि जो 50 और 70 की जो अमाउंट इंक्रीज हुई है ये उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी की वो थी, बाउंड्री थी, बस यहां तक चला गया। अगर लीकेज इसमें नहीं फ्लो होते तो ये 150 170 से चला गया 200 250 पे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो 150 या 170 थी उससे इतना इंक्रीज हो गया कि अब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हीटिंग पैदा हुई, हीटिंग की वजह से कंडक्टर जो है वो रैप्चर हो गया सारा का सारा, और क्या होगा जी, माल फंक्शनिंग शुरू हो गई और सारा का सारा इसमें से फिर बर्न आउट भी हो सकता है ट्रांसफार्मर। देयर आर नंबर ऑफ अदर इश्यूज दैट कैन टेक प्लेस। तो ये यूजफुल काम उस वक्त करता है जब ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास नेक्स्ट है,
तो वो हमारे पास ट्रांसफार्मर है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे लीकेजेस और लॉसेस नहीं होते। अदरवाइज हम जितना जितना रियल ट्रांसफार्मर जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर इज रियल कनेक्टेड। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टडी करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको आइडियल ट्रांसफार्मर